श्रोताओं, बदलता हुआ मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां लाता है, लेकिन ऐसे बदलाव के समय में सबसे ज्यादा खतरा होता है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि कभी गर्मी कभी सर्दी की वजह से कई सारी बीमारियों की चपेट में हमारे बच्चे आ सकते हैं। तो चलिए इसी बदलते हुए मौसम में अपने बच्चों की पेरेंट्स किस प्रकार से स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हैं और कैसे उन्हें होने वाली कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में आमंत्रित किया है नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभव जैन जी को। अनुभव जी, आपका हमारे आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनुभव जैन हूँ, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये जो मौसम बदलता है, कभी सर्दी कभी गर्मी का जैसे रहता है, तो इसमें हमारे बच्चों में किस प्रकार के लक्षण सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलते हैं? देखिए, बच्चे जो हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनमें अमूमन बहुत जल्दी हम पकड़ नहीं पाते हैं जब तक कि बच्चा थोड़ा बीमार नहीं हो जाए। जैसे कि जब तक बच्चा थोड़ा भी ताकत होती है वो खेलता रहेगा, हंसता रहेगा। आप देखेंगे कि कभी चोट भी लगती है तब भी बच्चा इतनी जल्दी थकते नहीं, रोते नहीं है, थोड़ी देर रोए, भूल गए और वापस काम में लग जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को हमें पकड़ना कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए कुछ जो हमें मिलते हैं सिम्टम्स, जैसे कि खांसी लगातार होती रहे, उसके साथ साथ सांस चले, हमारे पसलियां जो चलती हैं, बच्चे के जो पसलियां होती हैं उनमें गड्ढे पड़े, काम बहुत ज्यादा हो रहा हो कि नाक बंद हो जाए, बच्चा सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार, मतलब 100 से ऊपर का बुखार लगातार आ रहा हो। ये कुछ लक्षण हैं जिनको हमें देख के और पकड़ना होता है कि भाई हाँ, ये कुछ बच्चा हमारे बीमार, बिकॉज बच्चे बहुत जल्दी दिखाते नहीं है, वो जरा भी ठीक होते हैं तो वापस खेलना कूदना करने लगते हैं, तो हम समझ नहीं सकते। तो अगर हम बड़े बच्चों की बात करें तो कई बार वो बोलकर एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि उनको ये दिक्कत है, कि सर में दर्द है या कोई दिक्कत हो रही है, या फीवर को हम पहचान सकते हैं। लेकिन जो नवजात बच्चों की हम बात करें तो मुझे लगता है कि उनके जो सिम्टम्स भी पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नवजात शिशु जो होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आप सोचेंगे कि बच्चा तो सही है, दूध पी रहा है, सांस ले रहा है अच्छी तरह, लेकिन बहुत जल्दी उनमें सिम्टम्स आते हैं और उनमें अपनी अंदर की स्टोर्स बहुत अच्छे होते नहीं है कि वो प्रॉब्लम करें, मतलब सहन सा कर रहे हैं। तो उनके लिए लक्षण सबसे पहले उनका दूध पीना छूट जाता है जी। लगातार तेज बुखार हो, बच्चा या तो बहुत सुस्त हो जाए या बहुत रोता रहे, उसको सांस लेने में दिक्कत हो, जो हमारा छाती है उसमें गड्ढे पड़ना और खांसी लगातार होना, ये कुछ लक्षण है। मेन जो लक्षण होता है कि बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, नवजात शिशु। तो श्रोताओं, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, तो उनको इन बारीक लक्षणों पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर साहब, इनमें से ऐसे कौन से लक्षण हैं कि जब हमें लग जाता है कि अब ये टाइम आ गया है कि ये अलार्मिंग सिग्नल है, इस पर हमें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए? देखिए, जो मैंने लक्षण बताए उनमें अगर सीवियरिटी बढ़ती जाए, जैसे कि खांसी इतनी ज्यादा हो रही है कि बच्चा, जो बड़े बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं, बिल्कुल पड़े हुए हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं, बुखार इतनी तेज हो गया है कि 100 से लगातार ऊपर ही चल रहा है और टूट नहीं रहा है, मतलब यूजुअली बुखार टूट जाता है अगर टूटता नहीं है तो। इसके अलावा खाना पीना बच्चों में भी होता है कि वो तुरंत वो भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और नवजात शिशु के लिए सबसे इम्पोर्टेंट साइन है कि वो दूध पीना छोड़ दे और सांस में दिक्कत होए उसके, मतलब गड्ढे पड़े, नीले हाथ पैर पड़ जाए तो, और बहुत अनकंट्रोलेबल क्राई हो, मतलब बहुत ही ज्यादा रोए या बिल्कुल निढाल हो जाए, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मतलब सामान्य से हटकर अगर कोई वो बिहेवियर कर रहा है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जरूर कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि कुछ हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो अपने आप ही बच्चों को कुछ दवाइयां देने लगते हैं। जैसे खांसी हुई तो डॉक्टर के पास नहीं विजिट कर रहे, अपने आप सिरप देने लगते हैं या जुकाम के लिए देने लगते हैं कुछ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर घर में दादी और नानी होती हैं और दादी नानी के नुस्खे आप बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर पे क्या जाएगा, हम ही ठीक कर लेंगे। उनके शहद और उनकी मुलैठी पता नहीं क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर आपको जानकारी है और नानी दादी को थोड़ा सा ज्ञान है कि भाई ये दवाइयां ज्यादा हैवी नहीं है और सहन कर सकता है तो इस्तेमाल करें। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। स्पेशली सर्दियों में तो भी बच्चे झेल जाते हैं, जो गर्मियों में देते हैं बच्चों को उसमें और मुश्किल हो जाती है कि बच्चों को दस्त शुरू हो जाते हैं, उल्टी होने लगती है और भी परेशानी, मतलब अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं। तो कुछ हद तक तो ठीक है, जो दादी नानी का नुस्खा है आप उससे बदल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं लें।
तो ऐसे घरेलू उपायों की भी हम बात करें, क्योंकि जब जो भी चीज इनिशियल स्टेज में होती है तो हम लोग बचते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाके शायद 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाए। तो उसमें ऐसे कौन से घरेलू उपाय होते हैं जो मतलब आपको भी लगता है कि अगर इतने तक आप कर सकते हैं तो ठीक है, इसके अदरवाइज फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें? देखिए, बच्चों को गर्म पानी देना जी। कई लोग ये जो है कोल्ड ड्रिंक और सर्दियों में भी खाते हैं, इन सबसे अवॉइड करें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। कुछ शहद वगैरह देते हैं तो ठीक है, कुछ हद तक तो दे सकते हैं, शहद और अदरक वगैरह देते हैं, या तो हल्दी ठीक वाला है। दूध हाँ, भी देते हल्दी हैं। वाला दूध दे सकते हैं या फिर केसर का दूध दे सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। बट वही मात्रा आपको पता होनी चाहिए कितनी देनी है। अगर ज्यादा मात्रा में दी तो यही जो आपने बच्चे को बचाने की कोशिश करी, यही हार्मफुल हो सकता है। हाँ, मतलब एक सीमित समय तक और सीमित मात्रा तक सीमित मात्रा का पता होना चाहिए और तब तक आप दें। लेकिन अगर कभी भी कोई भी कंडीशन आपको सीवियर होते दिखाई दे रही है तो हमको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों के कपड़ों पर। तो ये जो मौसम जब बदलता है, जैसे अभी हमने देखा कल ही बारिश हुई, फिर एकदम से धूप तेज हो जाती है, फिर एकदम से सर्दी आ रही है, तो ऐसे समय में बच्चे भी कई बार कपड़ों के प्रति लापरवाही बरतते ही हैं। हालांकि पेरेंट्स उनको बहुत कोशिश करते हैं करने की, लेकिन बच्चों का चूंकि नेचर ही ऐसा होता है, तो किस प्रकार से हम उनको मतलब इस मौसम में भी कपड़े हमें ज्यादा ही पहना के रखने चाहिए या थोड़ा सा हम रिलैक्स हो सकते हैं? किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? देखिए, बच्चे जो हैं, जो जैसे हम ओपीडी में बैठते हैं क्लिनिक पे, तो हर पेरेंट्स की ये परेशानी होती है कि सर मोजे नहीं पहनता है, टोपी नहीं पहनता है, स्वेटर वगैरह नहीं पहनता है, उसके बाद नंगे पैर घूमता रहेगा। इसके लिए तो हमें रोकना ही पड़ेगा। हम पहले बड़े बच्चों की बात कर लें। बड़े बच्चों को मौजे और टोपी तो पहननी ही चाहिए और कम से कम 2 लेयर स्वेटर्स या अंदर होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अंदर कॉटन के कपड़े जरूर पहनने चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप गर्म कपड़े पहन रहे हैं तो वो अंदर लाल मतलब बच्चे के रैशेज हो सकते हैं। सर पे टोपी होए, बच्चों को पानी से बचा के रखें। आज बच्चों को बहुत लगता है कि पानी में हम हाथ डालें। एक्चुअली जो बच्चे होते हैं उनके हाथ और पैर और सर बहुत गर्म रहता है, क्योंकि उनका वो एज ग्रुप है कि वो एक्टिव रहते हैं, तो वो बहुत गर्म रहता है। उनको लगता है कि हम इसको ठंडा करें, बट वो ठंडा करने में बच्चा और बीमार पड़ सकता है। और उनका आदत भी होता है कि पानी से खेलने का तो उनका वही होता है। और नवजात शिशु जो है उनमें हमें बहुत केयर रखनी होती है। नवजात शिशु में जब मौसम बदल रहा है या जैसे भी है, हमको कमरे के अंदर इतना गर्मी रहनी चाहिए कि थोड़ा सा गर्म लगे, पेरेंट्स को गर्मी लगे कि हाँ गर्म है, इतना गर्म होना चाहिए। ज्यादा लोगों का आना जाना बंद होना चाहिए। 3 लेयर कपड़े की हमेशा होनी चाहिए, जिसमें कि अंदर कॉटन की बनियान हो, उसके ऊपर शर्ट हो और उसके ऊपर एक स्वेटर, टोपी, सर पे टोपी, पैरों में मोजे और हाथ में भी मोजे। अगर मिटन्स पहना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप बच्चों के पैर के ही मोजे हाथ में पहनाते हैं, जिससे उनका हीट का लॉस ना हो। छोटे बच्चों में हीट का लॉस सबसे ज्यादा हाथ पैरों से ही होता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि बच्चों को कपड़े हमें हमेशा पहनाकर रखने हैं और लेयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है, जिससे कि उनका जो हीट है वो उसमें ट्रैप रहे। अब अगर हम बात करें उनके खान पान की, क्योंकि खान पान हमारी कई तरीके की बीमारियों को होने से रोकता है, तो बच्चों का एक जो होना चाहिए आइडियल खान पान, कि उनकी पानी कैसा, कितनी मात्रा में होना चाहिए, क्या क्या अच्छी डाइट के लिए उनके पास होना चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले पानी से शुरू करें, आपने बोला तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमारा शरीर करीब 70 से 80% पानी से बना होता है। तो पानी का नुकसान ये सोचें कि सर्दी है और पानी नहीं पीना, ऐसा नहीं है। पानी हमें पीना है और बच्चों को भी पिलाना है, और हो सके तो थोड़ा गर्म पानी दें, ठंडा पानी तो ना दें। बच्चे तो जाके फ्रिज में से भी निकाल लेते हैं, पता नहीं कहाँ से उनकी बोतल होती है फ्रिज में जो निकाल लेते हैं, बट हम थोड़ा उन्हें गर्म पानी दें और प्यास नहीं है तब भी पानी पिलाएं। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खान पान की बात करें हम तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जंक फूड ना दें बच्चों को हम। कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स देखिए सीमित दें। ऐसा नहीं है कि रोज बच्चे जा रहे हैं बाजार में और चॉकलेट खा रहे हैं, ऐसा नहीं। सीमित दें, हफ्ते में एक बार या कुछ दिनों में एक बार। फलों पे आए, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो रोज एक डाइट होनी चाहिए, चाहे वो सिट्रस फ्रूट हो चाहे जो भी हो, एक डाइट जो भी सीजनल फ्रूट है। जैसे गर्मियों में आम आता है तो आम खिलाएं, अभी सर्दियों में एप्पल वगैरह आता है तो एप्पल दें, लेकिन ये एक डाइट होनी चाहिए। दूध का जो है, सब माओ को लगता है कि केवल बच्चा दूध पीता रहे और सब सही है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो मतलब ऐसे अपने क्लिनिक पे भी आते हैं उनको गाइड करते हैं कि आधे लीटर से ज्यादा दूध बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि अगर बच्चा दूध पीता रहेगा तो उसको जो पोषण मिलना है खाने से वो नहीं मिल पाएगा। जगह उतनी है, उसको आप चाहे दूध से, अगर जगह उतनी है उसको आप दूध से भर लें या खाने से भर लें।
दूध हेल्दी फूड होता है 6 महीने तक जो बच्चा होता है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल दूध ही है। आजकल सबको लोग ही इसी पे लगे हुए हैं कि कंसेप्ट पे कि 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो हम कहते हैं कि माँ से दूर नहीं करना है, माँ तो रहनी है लेकिन ऊपर का भी खाना देना है। सर्दियों में जैसे गुड़ है, गुड़ बहुत ज्यादा आयरन युक्त होता है, वो दें। और जो 3-4 डाइट है, मतलब सुबह नाश्ता खाना, फिर एक फ्रूट डाइट और फिर रात को खाना, और रात में फिर आप दूध दे सकते हैं। तो मतलब बच्चे को आप दूध के अलावा ऐसा आप डाइट मेंटेन करें जिसमें सारे मिनरल्स और जो है वो पूर्ति उस पर हो पाए। माँ बहुत सारी ज्यादातर ये कहती हैं कि सर मल्टीविटामिन लिख दीजिए, जो कि मल्टीविटामिन हमारे खानों में होता है। बिल्कुल। तो अगर हमारा बच्चा अगर अच्छी तरह खाना खाएगा तो हमें किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। और घर का बना खाना वो सबसे अच्छा है। बाजार का खाना अवॉइड करें। देखिए मुश्किल है आज के टाइम में कि हम बच्चों को बोलें कि नहीं बाहर का नहीं खाना है, लेकिन एक दिन बनाए, मतलब महीने में एक दिन या हफ्ते में एक दिन ज्यादा नहीं रुक सकते हैं, वो उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा केमिकल्स हैं इन खानों में कि आप परेशान हो जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है श्रोताओं कि हमको अपने बच्चों को जंक फूड से जितना हो सके उतना उनको दूरी बना के रखनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर साहब, एक कोविड के बाद बहुत टर्म चला था कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा हम रोगों से दूर रहेंगे। तो बच्चों के लिए ऐसे कौन से फूड्स हैं जो जिन्हें हम इम्यूनिटी बूस्टर बोल सकते हैं, या उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स कहेंगे तो वो घर का खाना है और कुछ नहीं है। जितना ज्यादा घर के खाने में और फ्रूट्स रहेंगे वो बढ़िया है। रही बात बूस्टर की, अब कोविड ने हमको ऐसा कर दिया कि हम अपने घरों के अंदर सीमित हो गए, हम थोड़े बाहर निकले नहीं। बच्चों के साथ यही रहा कि बच्चों को तो हमने और कर दिया अंदर कि नहीं बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कोविड हो जाएगा। बिल्कुल है, प्रिकॉशन रखना है, प्रिकॉशन कोविड का हमें नहीं तोड़ना है, क्योंकि कोविड अभी भी है, ऐसा नहीं खत्म हो गया। लेकिन बच्चों को थोड़ा बाहर निकालें। हमारे बच्चे जो थे पहले माताओं के साथ बाहर बैठे रहते थे धूप में, उनको कभी विटामिन डी की कमी होती नहीं थी। अब आजकल बच्चे एक तो पूरे कवर्ड होते हैं, उसके बाद सनस्क्रीन लोशन लग जाता है, तो सनस्क्रीन लोशन लगने के बाद धूप से विटामिन डी नहीं मिलता है। मेरा ये भी एक प्रश्न था कि बच्चों को बदलते मौसम से बचाने के लिए, सर्दियों में बचाने के लिए धूप का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है? धूप बहुत इम्पोर्टेंट है, धूप दें। स्पेशली सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग धूप होती है वो विटामिन डी की जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और विटामिन डी अब साइंस ने निकाला है कि हर बीमारी में कहीं ना कहीं से आप देखेंगे विटामिन डी का ही रोल है। तो अगर विटामिन डी, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों में विटामिन डी की शॉर्टेज होती है, 10 लोग हैं तो अगर वेजिटेरियन है तो 10 की 10 में विटामिन डी की कमी होगी। अदरवाइज अगर वो ले नहीं रहे हो विटामिन डी कहीं से, तो क्योंकि अब जो हम पहले था कि हम लोग बाहर रहते थे, धूप में रहते थे, अब बच्चे धूप में निकलते ही नहीं है, एक दूसरे के साथ खेलते ही नहीं है, तो वो कहाँ से आएगा? और जो घरों का भी कॉन्सेप्ट है, वो आंगन नहीं है, वो बाहर खेलने के लिए उतनी जगह नहीं है, वो फ्लैट ना छतें भी नहीं है, छत पे भी अगर जाते हैं तो हमारे आगरा में तो स्पेशली बंदर बहुत परेशान करते हैं। बंदरों के भी इतने आते हैं, मतलब परेशान होकर आते हैं कि काट लिया तो फिर इंजेक्शन लगते हैं। बट कुछ करना होगा, सोल्यूशन तो निकालना होगा ना बच्चों को अगर बाहर देना है तो। बिल्कुल, लेकिन टारगेट बेसिस पे हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को सुबह कम से कम 1 या 2 घंटे, डॉक्टर साहब, बिल्कुल, हाँ, धूप में वो खेले बैठे या कुछ भी करें, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी धूप में बैठकर भी जरूर करें। इसके बाद बच्चों के जन्म के साथ ही एक टर्म उनके साथ जुड़ जाता है वैक्सीनेशन का। हम शुरुआत से ही उनको वैक्सीन उनकी हम लगवाते हैं। तो जो हमारे आने वाले रोग होते हैं उनके सामने, जिनसे कि वो उनको लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, तो इस बदलते मौसम में भी या सर्दी के समय पर भी ये वैक्सीन उनकी किस प्रकार रक्षा करती हैं? देखिए, वैक्सीनेशन ने आपने देखा है कोविड में कितनी जानें बचाई हैं जी। तो वैक्सीन हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई रोग ऐसे हैं जो कि हमने खत्म कर दिए हैं इस पृथ्वी से, जैसे स्मॉल पॉक्स है जो अब है ही नहीं, क्योंकि वैक्सीन ने कर दिया। इसलिए रूटीन वैक्सीनेशन जो सरकारी में लगते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे BCG, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, ये सब रेगुलर लगवाएं। अगर ये वैक्सीनेशन लगा होता है तो कई बीमारियों से बच्चा बच जाता है। रही बात आप मौसम ठंड के हिसाब से कहते हैं कि ठंड में यूजुअली नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक ये स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी और बहुत कॉमन होती है, जिसका टीकाकरण बाजार में आता है। सरकारी में तो नहीं आता है, लेकिन हाँ प्राइवेट में आता है। तो अगर क्षमता हो तो बिल्कुल लगवाएं। हम हर किसी से ही कहेंगे। जो हमारा IAP का है, जो हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो भी बोलती है कि एटलीस्ट 5 साल तक तो हर बच्चे के लगे। अच्छा। उसके बाद वो फिर ऑप्शनल है कि भाई जो बच्चा अगर ज्यादा बीमारियों के पास रहता है तो वो लगाए,
अदरवाइज ना लगाए। बट उस फ्लू के वैक्सीन से कई इंपॉर्टेंट वायरसेस से हमको सुरक्षा मिलती है। हाँ, तो लगभग 5 वर्ष की उम्र तक तो वो लगाएं तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज हमने अपने घरों में देखी है कि एक बहुत पुरानी मतलब कहूँ मैं परंपरा सी रही है कि छोटे बच्चों की या काफी बड़े तक हो जाते हैं उनकी बच्चों की मालिश करके उसके बाद उनको खुले में रखते हैं और उसके बाद उनको धूप नहलाते हैं। तो ये कितना सही है, मतलब किस तरीके से इस जो ये हमारा है इसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, मसाज जो है न्यूबॉर्न्स और बच्चों में ही होता है और ये एक थेरेपी तो है ही, इम्पोर्टेंट है। ये ह्यूमन टच देती है, बच्चे के ग्रोथ में अच्छा होता है इससे। बट आप ये जो कह रहे हैं ना कि वही कि धूप में लिटा दिया, वो तक तो ठीक था, बट हवा चल रही है बिना कपड़ों के, थोड़ा सा मुश्किल है। आप ऐसी जगह पे लिटाएं जहाँ पे हवा ना हो, ठंड ना हो, क्योंकि मतलब गए तो थे हम अच्छे के लिए और ठंड लेकर आ गए, वो ना तो मतलब आप करें ये चीज, लेकिन उस चीज का जो तरीका है प्रॉपर कि आप ठंड की चपेट में ना। हाँ, और दूसरी बात, जो तेल बच्चे को सूट करे वो यूज करें। यूजली हमारे जो आईएपी है वो तो मना करते हैं कड़वे तेल की, लेकिन गाँव में तो अभी भी कड़वा तेल जो है, मस्टर्ड ऑयल, वही यूज होता है। और उनको जिसको सूट करता है वो लगाए। अदरवाइज जैसे मैं साउथ में भी रहा हूँ, साउथ में नारियल तेल यूज होता है और सर्दियों में नारियल तेल का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, तो वो यूज करें। तो इसके बाद हम मालिश करने के बाद बच्चे को नहला सकते हैं सीधे? नहीं, यूजली थोड़ा गैप के साथ गैप रखें। और जैसे छोटे बच्चे हैं, हाल के बच्चे हैं, उनको तो हम रोज ना नहलाएं तो अच्छा है। आज नहला दें, कल स्पॉन्जिंग कर दें, मतलब कपड़े से पोंछ दें। बाकी बड़े बच्चों को तो रोज नहलाएं, वो तो जरूरी है जी। और इसके साथ आज के समय में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा से ज्यादा अपना समय जो है वो मोबाइल, लैपटॉप्स और टीवी पर अपना व्यतीत करते हैं। तो बच्चों की कहीं ना कहीं जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो हैम्पर होती हैं, वो घरों के अंदर ही बैठे रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलते नहीं हैं। तो ये किस तरीके से उनका जो एक फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि स्क्रीन टाइम जो हो गया है, मतलब या तो उसको टीवी कहें, मोबाइल कहें, या हमारा जो ये होता है वीडियो गेम्स होता है, इन तीनों को मिला के हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं। बच्चे आजकल जो है, हम भूल गए होंगे सब गेम्स जो हम लोग बैठ के खेलते थे जब हम लोग बच्चे थे, वो आजकल कोई बच्चा नहीं खेलता है। सबको अपने कमरे में अपने मोबाइल, पेरेंट्स को लगता है कि मोबाइल देके बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास इतने सारे लोग आते हैं जिनको जो कि पढ़ाई में भी अच्छे थे, बट मोबाइल के चक्कर में आके वो बस अब मोबाइल की ही दुनिया में खो गए हैं। वीडियो गेम्स की बात करें, वीडियो गेम्स की स्टेजेस पे अटक जाते हैं बच्चे, एंड दे लीड टू, मतलब हमारे आईसीयू तक पहुंच जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि दौरे आ रहे हैं, क्या हो रहा है। और जब बाद में एक मनोवैज्ञानिक से हमने ओपिनियन कराते हैं ऐसे, तो पता पड़ता है कि वो बच्चा एक गेम की फला स्टेज पे अटका हुआ है, और जब तक वो क्रॉस नहीं कर रहा है वो वही दिमाग लगा हुआ है ना, मेंटली वो उस पर हो जाता है। मेंटली बिल्कुल। हाँ, आप भी कभी गेम खेला होगा, आपको भी लगता होगा कि भाई ये गेम खत्म करके अगली स्टेज पे जाऊं। तो हमें उनसे दूर रखना है। हम लोगों का यूजली ये होता है कि 1 साल तक के बच्चे जो है उनको 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, और जो 1 साल से बड़े हैं उनके लिए आधे घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। एडिक्शन नहीं बनना चाहिए कि उसके बिना वो चिड़चिड़े हो रहे हैं या मतलब उस चीज के लिए रिवॉल्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का विकास, दिमाग का विकास हो ही नहीं रहा है इसको लेके। बच्चे हर चीज, किसी चीज में भी अगर कोई क्वेश्चन भी पूछना है, हाल गूगल कर लिया। बिल्कुल, जब आप गूगल करके ही सब निकाल लोगे तो आपके दिमाग में क्या रजिस्टर होगा? नहीं, और अदरवाइज बच्चे जब खेलते हैं तो वो अपने आप से नए नए खेल निकालते हैं। बिल्कुल। और जब वो मोबाइल में एक सर्टेन जगह पर ही एंगेज हो जाते हैं तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, खत्म हो जाती है। जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्वच्छता का, जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब से वो आए हैं इस चीज पर वो जोर दे रहे हैं। और अगर हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं ना कहीं वो स्वच्छता से जुड़ा होता है। जहां स्वच्छता होगी वहां पे आपका अच्छा स्वास्थ्य तो होगा ही होगा। तो बच्चों से ये किस प्रकार से संबंधित है और कैसे हम ये जो एक हैबिट है स्वच्छता की वो बच्चों में डाल सकते हैं? देखिए, बच्चे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आर द बेस्ट एम्बेसडर फॉर स्वच्छता, मतलब सबसे अच्छे अगर जो हैं, जो आगे बता सकते हैं कि भाई अपने बड़ों को बता सकते हैं कि स्वच्छ रहना है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ ही बच्चे हैं। तो उनके ऊपर हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए। वही जैसे अभी अपन ने बात की थी कि बच्चों को रोज नहलाना चाहिए, उनको जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो बिल्कुल होनी चाहिए। टॉयलेट की उनको बताया जाए कि भाई टॉयलेट पॉटी जो है वो सब अपनी उसके अंदर जो बनाई हुई है, लैट्रिन जो बनी होती है उनके अंदर ही करें, बाहर खुले में शौच ना करें, खुले में थूके ना, क्योंकि
अगर हम इस उम्र पे बच्चों को सिखाते हैं तो वो ही आगे जाके होता है। वरना आप देखेंगे सड़क पे चलते हुए कहीं भी अपने देश में कहीं भी कोई भी थूक देता है, कुछ भी कर देता है, बट अगर बच्चों को हमने बचपन में ही सिखाया कि बेटा ये गलत है, तो एक हम अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे हैं, वो बड़ा होके वो काम वो नहीं करेगा। हम तो हैबिट्स डाल सकते हैं कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो वो आपको हैंड अपने वॉश करके ही हाथ धोएं। हम उनको ये सिखाएं कि भाई जैसे हमने बताया कि रोज नहाएं, अपना दांतों का भी रोज ब्रश करें, बाल काटें, नेल कटिंग करें, और उसके बाद बाहर अगर जा रहे हैं तो हाथ धो के अंदर ही आए। जूते अपने इस तरफ तो इतना नहीं है, बट साउथ में तो इतना ज्यादा है कि जूते आपके घर के बाहर ही उतरते हैं, वो अंदर जाते ही नहीं है जूते पहन के। अपने यहाँ तो सब चले आते हैं। ये चीज कम मतलब स्वच्छ रहती है, स्वच्छता के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जहाँ से अच्छा मिले वहां से लेना चाहिए। फिर हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। अगर हम कहीं और टॉयलेट वगैरह भी जा रहे हैं तो बच्चों को सिखाएं कि भाई बाहर निकल के हाथ धोना है। तो यही है, क्योंकि वो ही आगे जाके अपने पेरेंट्स को भी सिखा सकते हैं कि भाई जब बच्चों को आप सिखा देते हैं तो वो पीछे पड़ जाते हैं अपने पेरेंट्स के। और अगर स्वच्छता ज्यादा अच्छी रहती है तो जो अपना टॉपिक है मेन कि बदलते मौसम में, तो वो बदलते मौसम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। कोविड हुआ या कोई बीमारी है वो बहुत कम, मतलब उनका स्केल नीचे हो जाता है अगर हम स्वच्छ रहें तो। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री भी इसी पे ही जोर देते रहते हैं कि स्वच्छ रहे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि स्वच्छता एक तरीके से उस जड़ को ही खत्म कर देती है जिससे कि बीमारी होने की संभावना रहती है। तो अब इसमें जैसे कि आपने बात करी कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम बच्चों को बचपन से ही ये आदत डालें, बिकॉज चाइल्ड इज द फादर। तो आप अगर बच्चों को सिखाएंगे तो आगे जाके वो भविष्य में उसी चीज को फॉलो करेंगे। सब मौसम वगैरह इसमें भी बच्चों के पेरेंट्स का बहुत अच्छा वो है। अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा, मतलब देखिए बच्चे आजकल अमूमन भारत में सबके एक या दो ही होते हैं। अब एक दो होते हैं और पेइंग मतलब लोगों की अर्निंग्स भी अच्छी है, तो वो चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया खत्म कर दें उनके ऊपर। ऐसा नहीं है, देयर शुड बी अ लिमिट। वहां पे कुछ एक रुकाव होना चाहिए। रोज चॉकलेट देना, रोज टॉफियां देना, ये बाहर के खाना खिलाना, ये एक खराब कर रहे हैं हम अपने बच्चे को, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम बच्चे को ओबेसिटी जो कि मोटापा है उसकी तरफ ढकेल रहे हैं। और ये हमारी किताबों में भी है, मतलब बच्चों पीडियाट्रिक्स की किताबों में, कि एक ये ओबेसिटी जो है, माना सूखा रोग जो है वो भारत में था, वो अभी भी कई जगहों पे है, बट ओबेसिटी इज न्यू एपिडेमिक, जो कि अभी से अगर हमने नहीं किया तो आगे जाके बहुत परेशान करेगा। क्योंकि ओबेसिटी से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अलग अलग बीमारियां हैं। अभी जैसे अभी कोविड हुआ था और डेंगू आया था, तो इसकी स्टेजेस में भी हमने वो देखा था कि जो बच्चे ओबीस थे, जो बहुत मोटे थे अपनी उम्र के हिसाब से, जो कि ओबेसिटी में आ रहे थे, उनको अगर बीमारी ने पकड़ा तो हम उनको बचा नहीं पाए थे। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओबेसिटी से बच के रहें, क्योंकि वो बच्चे जो सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी हुई थी, मतलब डेथ हुई थी, वो ओबेसिटी के बच्चों में ही हुई थी। तो मतलब हमें ये एक जो कहना चाहिए, जो राइट फ्रॉम बिगिनिंग हमें ये देखना है कि हम बस जो मतलब है कि भाई बच्चे को अच्छा खाना दें, ये नहीं कि सब मतलब बाहर का गंदा खाना ही खिलाते रहे। अच्छा और संतुलित भोजन दें और पोषण पे ध्यान दें, पोषण पे ध्यान दें, ना कि स्वाद पे ध्यान दें। बिल्कुल। और पानी का इस्तेमाल बहुत करें, पानी बहुत पिए। जो पहले भी हमने ऐसे बोला कि पानी इज इम्पोर्टेंट, प्यास ना लगे तो भी पानी पिए। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट आती है कि हम देखते हैं कि जेंडर इक्वलिटी के बाद हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो माएं हैं बच्चों की, वो भी वर्किंग हैं। मोस्टली हर घर में लगभग ऐसा है कि हमारे दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं। तो ऐसे में एक प्रेशर ये भी रहता है कि अगर हमारा बच्चा बीमार है तो उसकी हम टेक केयर कैसे करें, उसको हम किसके भरोसे छोड़कर जाए, या हम ऐसा कैसा अरेंजमेंट करें कि जो मदर्स हैं स्पेशली वो एश्योर रहे कि बच्चा हमारा घर पर ठीक रहेगा। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। आज के टाइम में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज में पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हो गए हैं, तभी घर का खर्चा चलता है आजकल। तो ऐसे में बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि उनका मेंटल डेवलपमेंट से लेके उनका खान पान, उनको बीमारियां, ये एक नया चैलेंज आ गया है। मेंटल डेवलपमेंट देखिए, बच्चा पहले 10 लोगों के घर में, पहले हमारी मतलब न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, बहुत सारे जॉइंट फैमिली होती थी, तो उसमें बच्चा इतने सारे लोगों के साथ रहता था कि वो उसका मेंटल डेवलपमेंट दादी नानी कर ही देते थे। बिल्कुल। अब
उस समय ये भी जरूरत नहीं होती थी कि भाई इसको बीमारियां हो जाएंगी, इसको दूर रखो या रखो, ऐसा नहीं, बच्चे सब एक दूसरे साथ खेलते थे और सब ठीक रहते थे। अब अगर वो जा रहे हैं तो यही देखें कि स्वच्छ रहें, स्वच्छता वाले, जैसे क्रैच में यूजली बच्चों को छोड़ के जाते हैं अगर घर पे कोई नहीं है, तो क्रैच जो है वो स्वच्छ हो, मतलब साफ होए, ज्यादा गंदा ना हो, ओवर क्राउडिंग ना हो। अगर वहां पे किसी बच्चे को बीमारी है तो उसको बाकी उधर पे आने से रोकें। अगर बच्चा क्रैच में रहता है तो उसको ये वैक्सीनेशन है वो पूरा कंप्लीट होए, साथ में जो मैंने फ्लू की वैक्सीन के बारे में बोला था वो लगवाएं, जिससे कि उसको इन्फेक्शन ना होए। अब अगर इन्फेक्शन हो गया है तो फिर घर पे रुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें दोनों लोग अपनी अगर जिम्मेदारी से करें कि भाई कुछ दिन आप मेल छुट्टी ले लें, कुछ दिन फीमेल, तभी बच्चे को सही हो पाएगा, वरना तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बच्चे के लिए ठीक होने के लिए उसकी जो दवाई है, उसकी जो फिजिकल टेक केयर, उससे अलावा उसको एक मेंटल भी जो एक इमोशनल सपोर्ट रहता है। इमोशनल और मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है तो बच्चे इम्प्रूव नहीं होते हैं। और जैसे मैंने बोला, एक ओबेसिटी नाम की बीमारी जो है एपिडेमिक की तरह आ रही है, साथ ही साथ हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स की भी एक एपिडेमिक की तरह ही आगे आने वाला है समय, जहां बच्चा अकेले रहने के कारण डिप्रेशन, सुसाइड, ये मतलब नई परेशानियां हैं जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई हैं। तो वो उसमें बच्चा अगर माँ और पिताजी के साथ अपने शेयर करेगा बातें तो सही है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। तो वर्किंग पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना है कि उनका बच्चा किस दौर से गुजर रहा है, या अगर कुछ उसको इनिशियल स्टेज पे सिम्टम्स भी आते हैं अगर किसी बीमारी के, तो उसको वो जैसे जो हमने सिम्टम्स बताए थे उन पे ध्यान दें। अगर जरा भी लग रहा है तो अगर भाई दोनों वर्किंग है तो फिर डॉक्टर के पास थोड़ा पहले जाके और इसका इलाज करवाएं, जिससे कि बीमारी आगे न बढ़े। हाँ। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया हमारे पेरेंट्स के लिए भी कि इस बदलते हुए मौसम में हम अपने बच्चों की जो सुरक्षा है वो कैसे कर सकते हैं, और स्पेशली जो सर्दियों के बाद मौसम बदलता है, गर्मियां आती हैं, तो उसमें हम कैसे अपने बच्चों का ठीक प्रकार से ख्याल रख सकते हैं। तो बदलते मौसम में तेजी से होते बदलावों को बिल्कुल हमें नजरअंदाज नहीं करना है और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना है। और किस प्रकार हम बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और क्या क्या खान पान में किस प्रकार से हम उनका जो है स्तर है वो सुधार सकते हैं, इस विषय पर डॉक्टर साहब आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जरूर ही इससे लाभान्वित हुए होंगे। आप हमारे आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।